हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अशोक द एम्परर हु गेव अप वॉर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, और हम जानेंगे मौर्यन डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट एम्परर के बारे में जिनका नाम था अशोक। इस चैप्टर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। इसमें हम जानेंगे कि किंगडम क्या होता है, एम्पायर क्या होता है, किंगडम से एम्पायर कैसे बनेगा, रूलिंग द एम्पायर। जब बहुत बड़ा एक साम्राज्य बना तो उस साम्राज्य पर कैसे रूल किया गया, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। एम्परर कैसा था, वो कैपिटल सिटी को कैसे चलाता था। अशोक अ यूनिक रूलर एंड कलिंग वॉर। अशोक हिस्ट्री का एक यूनिक रूलर क्यों था और कलिंग वॉर से उनके लाइफ में क्या चेंज आया। व्हाट वाज अशोक्स धम्म। अशोक को यूनिक बनाने में उनके धम्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनके धम्म को समझेंगे। अशोक्स मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। अशोक ने क्या मैसेज दिया है इंडियन सिविलाइजेशन की आने वाली पीढ़ियों के लिए। एल्सवेयर सेक्शन में हम पढ़ेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। सबसे पहले हम समझते हैं कि किंगडम और एम्पायर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। जो किंगडम अपने साइज में एक्सपैंड कर जाती है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है, उसका एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ता चला जाता है, वो किंगडम एम्पायर कहलाता है। किंग का मतलब होता है राजा और किंगडम का मतलब होता है उस राजा का राज्य। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। उस एम्पायर का जो राजा होता है उसे कहते हैं एम्परर, यानी महाराज या सम्राट। कोई भी राज्य जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स मिलेगा। इसके लिए राजा दूसरे राज्य पर अटैक करता था, वॉर होती थी। जो राजा जीतता था उसका एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता था, उसका किंगडम बढ़ जाता था। अगर किसी राजा ने कई सारे स्टेट्स को हरा दिया, कई सारे स्टेट से टैक्स आने लग गया, तो उस राजा ने एक ऐसा सिस्टम या राज्य बनाया कि उसके अंडर में कई स्टेट्स आ गए जहाँ कई तरह के कल्चर थे, क्योंकि हर स्टेट का डिफरेंट कल्चर होता है। तो इसको कहा जाता है एम्पायर। एम्पायर फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज के होते थे, ये बढ़ते या घटते रहते थे। इसमें अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय आर्मीज। दे ऑल्सो नीड लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। जो एम्पायर के राजा होते हैं एम्परर, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है अगर किंग से कंपेयर किया जाए, क्योंकि किंगडम के मुकाबले एम्पायर कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं और इसलिए ज़्यादा बड़ी आर्मीज़ की ज़रूरत होगी। जितना बड़ा एम्पायर उतने ज़्यादा अटैक्स होंगे उन पर, उतना ही ज़्यादा विद्रोह होगा एम्पायर के अंदर, उतनी ही ज़्यादा आर्मी चाहिए। उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्चा होगा तो ज़्यादा टैक्स चाहिए। टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्हें ज़्यादा ऑफिशियल्स चाहिए किंगडम्स के मुकाबले। चलिए अब समझा जाए कि डायनेस्टी क्या होती है। When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son Bindusar, and Bindusar's son Ashok. जब एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक राजा बनते चले जाएं, उस परिवार को एक डायनेस्टी कहा जाएगा, यानी कि एक वंश कहा जाएगा। जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। मगध किंगडम इंडिया के सबसे पावरफुल किंगडम में से एक था। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में अलेक्जेंडर आया था। उस टाइम मगध के राजा थे महापद्मनंदा। अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट एरिया से आगे नहीं बढ़ा, वो वापस चला गया। इस टाइम के आसपास इंडियन सिविलाइजेशन का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त को एक टीचर मिले, चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध नीति सिखाई, राजनीति सिखाई, तमाम तरह की विधाएं सिखाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी इंडियन सिविलाइजेशन के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जीतने में। जब चंद्रगुप्त मौर्य उस नॉर्थ वेस्ट एरिया के राजा बन गए तब उन्होंने अटैक किया मगध किंगडम पर और मगध को जीतकर उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। उन्होंने मगध को अपना गढ़ बनाया और बाकी जगहों पर गवर्नर्स भेजे रूल करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगले राजा बने बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। बिंदुसार ने इस एम्पायर को और भी ज़्यादा बढ़ाया।
वो गए साउथ की तरफ और साउथ की तरफ उन्होंने कई सारे राज्य जीत लिए एक्सेप्ट केरला, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। उस टाइम पर उड़ीसा का नाम था कलिंग। बिंदुसार के कई लड़के थे। इसी दौरान एक जगह है तक्षशिला, वहाँ बगावत हुई। उस बगावत को शांत करने के लिए भेजा गया बिंदुसार के बेटे अशोक को। अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को बहुत अच्छे से हैंडल किया। सारे मिनिस्टर्स को ये महसूस हुआ कि अशोक बहुत अच्छे राजा बन सकते हैं। जब बिंदुसार की डेथ हुई, उनके बेटे आपस में लड़े और उनसे जीतकर अशोक राजा बने। The lions that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. इंडियन करेंसी में जो नोट्स और सिक्के हैं उनमें आपने शेरों को बने हुए देखा होगा। ये जो फोटो है ये एक मूर्ति की फोटो है। इस मूर्ति को कहा जाता है लायन कैपिटल। इस मूर्ति को पत्थर के ऊपर कार्व किया गया था। ये मूर्ति लगाई गई थी सारनाथ में। सारनाथ वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध जी ने इनलाइटमेंट के बाद पहली बार अपनी टीचिंग्स दी थी। उस मूर्ति को एक पत्थर के पिलर के ऊपर सारनाथ में लगाया गया था। अशोक अंपायर का एम्बलम थी ये मूर्ति। एम्बलम मतलब निशानी या ध्वज। इस मूर्ति में 4 शेर हैं। चौथा शेर पीछे की तरफ है, वो सामने से देखने में नजर नहीं आता। तीनों शेरों के नीचे एक चक्र है, एक बुल है और एक घोड़ा है। ये पूरा सिस्टम रखा गया है एक इन्वर्टेड लोटस के ऊपर, एक कमल के फूल के ऊपर। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स। अशोक दुनिया के सबसे बड़े बादशाहों में से एक थे। इनके कहने पर इंस्क्रिप्शंस बनाए गए। इंस्क्रिप्शंस मतलब पत्थरों पर खोद कर लिखा हुआ। अशोक के कहने पर इंस्क्रिप्शंस बनाए गए तमाम तरह के पिलर्स के और पत्थरों के ऊपर, जिसमें वो मैसेज या संदेश लिखवाते थे अपनी प्रजा के लिए। द एम्पायर दैट अशोक रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of the Chanakya's ideas were written down in a book called the Arthashastra. जिस अंपायर पर अशोक राज करते थे उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले मौर्यन अंपायर को शुरू किया था। इस अंपायर को बनाने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी एक बहुत ही विद्वान आदमी ने, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने अपने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ मेंशन किए थे। ये बुक मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में बताती है। अब चलिए देखते हैं मौर्यन एम्पायर था कैसा। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। मौर्यन एम्पायर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। इसका मेन गढ़ था मगध, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक संभालते थे अपने एम्पायर को। इस एम्पायर में कई सारे शहर थे, जैसे पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी, जो प्रेजेंट डे पटना है। इसके अलावा कई सारे शहर बनाए गए थे, जैसे कि तक्षशिला, ये आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, और उज्जैन जो एमपी में है। तक्षशिला was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. तक्षशिला को गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, क्योंकि अगर इंडियन सिविलाइजेशन के नॉर्थ वेस्ट जाना है तो रास्ता तक्षशिला होकर जाता था। अगर सेंट्रल एशिया जाना है, सेंट्रल एशिया इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, तो भी वो रास्ता भी तक्षशिला होकर जाता था। अगर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाना है तो उज्जैन जाना पड़ेगा, ये सेंटर में पड़ता था। इसलिए नॉर्थ और साउथ इंडिया की लोकेशन को अच्छे से उज्जैन से कंट्रोल किया जा सकता था। बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनाए गए थे ये शहर। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन प्रोबेबली लिव्ड in these cities. In other areas, there were villages of farmers and herders. Merchants यानी व्यापारी, राजा के officials, crafts person, ये लोग basically रहते थे इन शहरों में। गांव में रहते थे farmers यानी किसान and herders यानी चरवाहे। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. सेंट्रल इंडिया का जो एरिया था, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़,
यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा थे। यहाँ के लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था कि इसमें हर टाइप के लोग थे, अलग अलग रीजन्स के लोग थे, तो बहुत ही डाइवर्सिटी थी। अलग अलग कपड़े भी पहनते थे, बट स्टिल दिस वॉज कंसिडर्ड वन बिग एम्पायर। नेक्स्ट टॉपिक है रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। अब चूंकि मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, सो ऑब्वियसली हर जगह रूल करने के लिए सेम स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, इसलिए अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। जो पाटलिपुत्र के आसपास का एरिया था वो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था। इसके अलावा जो एरिया थे उन्हें प्रोविंसेस कहा जाता था, जहाँ पर गवर्नर्स को भेजा जाता था रूल करने के लिए। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, craft persons and traders who lived in villages and towns in the area. Officials also punished those who disobeyed the ruler's order. Many of these officials were given salaries. राजा ऑफिशियल्स को या अफसरों को अपॉइंट करता था लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो फार्मर हो, हर्डर हो, मर्चेंट हो या कोई और। जो लोग राजा का ऑर्डर नहीं मानते थे उन लोगों को पनिशमेंट भी देते थे ये ऑफिशियल। इन ऑफिशियल्स को राजा की तरफ से सैलरी दी जाती थी। इन ऑफिशियल्स को परमानेंट बेसिस पर रखा जाता था क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने का काम हमेशा चलता रहेगा। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। मैसेंजर मतलब खबरी और स्पाइस मतलब जासूस। इतने बड़े एम्पायर में खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, जैसे किसी अटैक की खबर, किसी कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र की खबर, किसी विद्रोह की खबर, इसके लिए उस टाइम पर मैसेंजर या खबरी लोगों को रखा जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खबर पहुंचाने के लिए, और जासूस रखे जाते थे ये देखने के लिए कि जो ऑफिशियल्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल with the help of members of the royal family and senior ministers. एम्परर इसकी देखरेख करते थे और इस काम में उनकी हेल्प करते थे उनकी फैमिली के मेंबर्स और उनके सीनियर मिनिस्टर्स। There were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital, such as Takshila or Ujjain. Although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governor, local customs and rules were probably followed. जो एरिया एम्परर खुद कंट्रोल नहीं करते थे उनको कहा जाता था प्रोविंसेस। इन प्रोविंसेस को रूल किया जाता था एक प्रोविंशियल कैपिटल से। हर प्रोविंस की एक कैपिटल बनाई जाती थी, जैसे तक्षशिला, उज्जैन। इन प्रोविंसेस में राजकुमारों को भेजा जाता था गवर्नर बना के। इन प्रोविंसेस में लोकल कस्टम्स एंड लोकल रूल्स, यानी कि वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के नियम, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उनके साथ छेड़खानी नहीं करी जाती थी ताकि वहाँ के लोग विद्रोह न करें। Besides, there were vast areas between the centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute. पाटलिपुत्र से काफ़ी एरिया कंट्रोल होता था और प्रोविंशियल कैपिटल से भी काफ़ी एरियाज कंट्रोल होता था। इन सारे सेंटर्स के बीच में भी काफ़ी लैंड लाई करता था। इसको भी मौर्यास अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। इन एरियाज़ के सारे रास्तों को और सारी नदियों को वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि रास्ते या नदियाँ ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। जो भी चीज़ें टैक्स या ट्रिब्यूट की तरह आ रही हैं, टैक्स मतलब जो राजा ले रहा है लोगों से, और ट्रिब्यूट मतलब जो चीज़ें लोग अपनी मर्जी से राजा को दे रहे हैं। टैक्स एंड ट्रिब्यूट राजा तक पहुंच सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि रोड्स एंड रिवर्स को कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया से कंबल आता था और साउथ इंडिया से गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स एज अ ट्रिब्यूट। तो एम्पायर के अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आती थीं। इस वजह से रोड्स एंड रिवर्स को मेंटेन और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स।
People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. इस एम्पायर में कई सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ जंगल ही जंगल थे। वहाँ के लोग ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होते थे, उनके ऊपर रूलर्स का ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जंगल से मिलने वाली चीज़ें जैसे हाथी, लकड़ी, शहद, वैक्स ये एज अ ट्रिब्यूट राजा के ऑफिशियल्स को दे। चलिए टैक्सेस और ट्रिब्यूट के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। टैक्सेस कंपल्सरी होते थे, लोगों को टैक्स देना ही देना होता था। अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उसको सजा दी जाती थी। लेकिन जो ट्रिब्यूट होता था ये लोग विलिंगली यानी अपनी मर्जी से देते थे। टैक्सेस रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट होते थे। ट्रिब्यूट के लिए ऐसा नहीं था, जब कुछ अच्छा मिलता था लोग अपनी खुशी से राजा को देते थे। टैक्स में कौन सी चीज़ देनी है, कितनी देनी है और कब देनी है ये फिक्स्ड होता है, लेकिन ट्रिब्यूट में ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है, उसकी क्वांटिटी भी फिक्स्ड नहीं है और कब देना है ये भी फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। एक और सोर्स है जहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में एकदम ट्रू और डिटेल्ड अकाउंट मिला है। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta Maurya by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। जब एक राजा दूसरे राजा के पास अपने किसी आदमी को भेजता है किसी भी काम से तो उस आदमी को कहते हैं राजदूत। मेगास्थनीज एक राजदूत थे। इन्हें वेस्ट एशिया के ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में लड़ाई होती है। सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं, दोनों के बीच में पीस ट्रीटी साइन होती है। चंद्रगुप्त मौर्य को कई टेरिटरीज मिल जाती हैं और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी करते हैं। दोनों रिश्तेदार बन जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर अपने एक एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजते हैं। मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में जो कुछ भी देखा उसको लिखा अपनी एक किताब में जिसका नाम था इंडिका। उनके डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर मेंशन्ड है। The occasion on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. जब भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पब्लिक के बीच में आते थे तो उस ओकेजन को भव्य रैली के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. एम्परर जब भी आते थे तो उनको एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके गार्ड्स या रक्षक हाथियों पर बैठते थे। उन हाथियों को सोने और चांदी से सजाया जाता था। Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. कुछ गार्ड्स अपने सर पर पेड़ों को लेकर या उठाकर चलते थे। उन पेड़ों पर ट्रेंड पैरट्स का झुंड होता था। ये ट्रेंड पैरट्स चंद्रगुप्त मौर्य के सर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। सम्राट के चारों तरफ आर्म्ड वुमेन रहती थी जिनके पास वेपन्स होते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि राजा की सिक्योरिटी के लिए औरतों को भी गार्ड की तरह अपॉइंट किया जाता था। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। राजा को हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उनको जान से न मार दे। जब भी राजा का खाना आता था तब राजा के खाने से पहले स्पेशल सर्वेंट्स यानी खास तरह के नौकर होते थे। उनका काम होता था राजा के खाने को चखना, जिससे कि पता चल सके कि खाने में जहर तो नहीं है। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। राजा एक कमरे में लगातार 2 रातें नहीं सोते थे। हर रात किसी नए या दूसरे कमरे में सोते थे ताकि दुश्मनों को पता न चल सके कि राजा किस जगह पर रहते हैं, जिससे कि उन पर अटैक ना हो पाए। ये सब बातें मेगास्थनीज ने बताई थी एम्परर के बारे में। अब जो कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र, उसके बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि This is a large and beautiful city. It is surrounded by a massive wall. It has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर है। इस शहर के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार थी।
यहाँ पर 570 टावर थे और 64 गेट थे आने जाने के लिए। पाटलिपुत्र शहर में 2 से 3 मंजिल के घर हुआ करते थे जो बने होते थे लकड़ी से या फिर मिट्टी की ईंटों से। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग्स। इट इज सराउंडेड विथ गार्डन्स एंड इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। राजा का महल भी लकड़ी से बना था और उसको सजाया गया था पत्थर की नक्काशियों से। पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत गार्डन थे और चिड़ियों के लिए इनक्लोजर्स भी थे। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग अशोक के बारे में। अशोक द यूनिक रूलर। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोक। मौर्यन एम्पायर जो था उसके 3 राजाओं में जो सबसे फेमस राजा था वो थे अशोक। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, ताकि इंडियन सिविलाइजेशन के भविष्य की पीढ़ियां भी उन मैसेजेस को देख सकें। मोस्ट ऑफ द अशोक्स इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक की ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाषा में लिखे गए ताकि आम लोग उन मैसेज को पढ़ सकें, समझ सकें। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका था वो था ब्राह्मी। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक्स वॉर इन कलिंगा। अशोक के फादर बिंदुसार ने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, लेकिन कुछ स्टेट्स नहीं जीत पाए थे, जैसे कलिंगा, तमिलनाडु, केरला। बिंदुसार के बाद जब अशोक राजा बने तो उन्होंने सोचा कि अब अपना एम्पायर और फैलाया जाए। उन्होंने शुरुआत करी कलिंगा से। कलिंगा इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कलिंगा कोस्टल उड़ीसा का पुराना नाम है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा। अशोका ने एक वॉर करी कलिंगा को जीतने के लिए। जब अशोका की आर्मी कलिंगा गई तो आर्मी तो छोड़िए, कलिंगा के आम लोगों ने भी तलवारें उठा ली। अशोका की आर्मी ने कलिंगा की आर्मी और आम लोगों को पूरी तरह से ख़त्म किया। जब अशोका कलिंगा पहुँचे अपनी जीत का जश्न मनाने तो उन्होंने इतना वायलेंस देखा, हिंसा देखा, इतना ब्लडशेड देखा, यानी खून खराबा देखा, उनको सदमा लगा। अशोक को बहुत गिल्ट हुआ और उन्होंने फैसला लिया कि आज के बाद से वो कोई वॉर नहीं लड़ेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। पूरी दुनिया के इतिहास में अशोक इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने एक बार जीतने के बाद वॉर करना छोड़ दिया। उन्होंने वॉर से, हिंसा से संन्यास ले लिया। अशोक्स इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अब देखते हैं कि अशोक ने कलिंग वॉर को डिस्क्राइब करते हुए क्या इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कॉन्कर किया कलिंगा। इस लड़ाई में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना ने मुझे दर्द से भर दिया। क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones. जब भी किसी आज़ाद देश को कैप्चर किया जाता है, लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं और लाखों लोगों को प्रिजनर बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो ब्राह्मण होते हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ा लिखा है और ज्ञानी माना जाता है, जो भिक्षुक लोग होते हैं जिनका काम साधना करना होता है, और जो समाज के अच्छे लोग होते हैं, जो दिल से अच्छे होते हैं, जो सबका भला करते हैं, प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, जो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने स्लेव्स और अपने सर्वेंट के साथ अच्छे से पेश आते हैं, ऐसे अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, उनके लव्ड वंस भी मारे जाते हैं। That is why I am sad and have decided to observe धम्म and to teach others about it as well. इस वजह से मैं दुखी हूँ और फैसला कर रहा हूँ कि आज से मैं कोई वायलेंस नहीं करूँगा, मैं धम्म ऑब्जर्व करूँगा। प्राकृत लैंग्वेज में धम्म का मतलब होता है धर्म। आज से मैं धर्म के रास्ते पर चलूँगा और लोगों को भी ये सिखाऊंगा कि वो धर्म के रास्ते पर चले। आई बिलीव
that winning people over through dhamma is much better than conquering them through force. मैं समझता हूँ धर्म से लोगों का दिल जीतना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप ताकत से उन्हें जीतो. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread dhamma. अशोक कहते हैं कि मैं इस मैसेज को इंस्क्राइब करा रहा हूँ, पत्थर पर लिखवा रहा हूँ, ताकि भविष्य में जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पोते पोतियां हैं, वो कभी वॉर करने के बारे में सोचे भी नहीं, बल्कि वो ये सोचे कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए. चलिए अब देखते हैं कि अशोक का धर्म क्या था. What was Ashok's धम्म? Ashok's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha. अशोक जो धम्म वर्ड यूज़ करते हैं, इस वर्ड का मतलब ये नहीं कि किसी की पूजा करनी है या कौन सा सैक्रिफाइस करना है, कौन सा धार्मिक अनुष्ठान करना है. जैसे एक पिता अपने बच्चे को सिखाता है, उसी तरह से उनका भी एक कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को सिखाएं. अशोक बुद्धिज़्म की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. अशोक को कई तरह की प्रॉब्लम से दिक्कत होती थी, जैसे कि लोग अलग अलग धर्म फॉलो करते थे और इस वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट होती थी. एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, जानवरों की बलि दी जाती थी. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो स्लेव्स होते थे और जो नौकर होते थे उनके साथ बुरा व्यवहार होता था. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. इसके अलावा तमाम तरह के लड़ाई झगड़े हुआ करते थे लोगों के परिवारों में, पास पड़ोस में. ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स अशोक देखते थे और ये प्रॉब्लम्स अशोक को ट्रबल करती थीं, परेशान करती थीं. अशोक फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. अशोक को लगता था कि इन प्रॉब्लम को सुलझाने की जिम्मेदारी उनकी है. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज दी धम्म महामत्ता who went from place to place teaching people about धम्म. अशोक ने ऑफिशियल्स लगाए जिनको धम्म महामत्ता कहा जाता था. ये धम्म महामत्ता अलग अलग जगहों पर जाते थे और लोगों को धम्म के बारे में बताते थे. लोगों को बताते थे कि उनको वायलेंस नहीं करनी चाहिए, अहिंसा फॉलो करनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. बिसाइड्स, अशोक गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज to those who could not read it themselves. अशोक ने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाया पत्थरों पर, चट्टानों पर, और अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो ये मैसेजेस उन लोगों को पढ़कर सुनाएं, समझाएं जो लोग अपने आप से पढ़ नहीं सकते हैं. Ashok also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. अशोक ने अपने मैसेंजर्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि वो धम्म के आइडियाज़ को फैला सके. जैसा कि सीरिया वेस्ट एशिया में है, इजिप्ट अफ्रीका में है, ग्रीस और श्रीलंका. ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस. इसके अलावा अशोक ने रोड बनवाए, तमाम जगहों पर कुएं खुदवाए, मुसाफिरों के आराम करने के लिए जगह जगह पर रेस्ट हाउसेस बनवाए. बिसाइड्स, ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. अशोक ने इंतज़ाम किया कि इंसानों को और जानवरों को भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके. अशोक्स मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स. यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा. तो अशोक ने क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है अपनी प्रजा के लिए. पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन द चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी. दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल. इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल. व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? जब भी लोग बीमार पड़ते हैं या उनके बच्चों की शादी हो रही होती है या उनके बच्चे जब पैदा होते हैं, तो ऐसे में लोग तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. लोग जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. इतना कुछ करना ये यूज़फुल नहीं है, ये चीज़ें काम की नहीं हैं. दूसरी चीज़ें करो, वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी आपके लिए. ये अदर प्रैक्टिसेस यानी कि दूसरी चीज़ें क्या हैं? These are being gentle with slaves and servants, respecting one's elders. Slaves और नौकर चाकर के साथ आप जेंटली पेश आओ, उनके साथ प्यार से पेश आओ. आप बड़े बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करो.
ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन, गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स। जितने भी क्रिएचर्स हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, आप उनके साथ कंपैशन यानी कि दया से पेश आओ। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स हैं, जो मॉन्क्स हैं, उनको आप गिफ्ट देते रहो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। अशोक कहते हैं कि अपने धर्म की बड़ाई करना और दूसरे धर्म की बुराई करना ये बहुत गलत बात है। हर किसी को दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। अगर कोई आदमी अपने धर्म की तारीफ कर रहा है और क्रिटिसाइज यानी बुराई कर रहा है दूसरे के धर्म की, तो ऐसे में वो आदमी अपने ही धर्म का नुकसान कर रहा है। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने भी धर्म की इज्जत करें, दूसरे के धर्म की भी इज्जत करें और उनको समझने की कोशिश करें। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी ये मानना था कि अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आज भी रेलेवेंट हैं और हम इनसे आज भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मॉडर्न पीरियड का एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर भी है जिसको हम कहते हैं रामपुरवा बुल। इट इज़ अ पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर। ये मॉडर्न पिलर जो रामपुरवा बिहार में है वहाँ पर मिला था हमें। अभी इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये स्टोन स्कल्पचर बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है उस समय की स्कल्पचर्स की स्किल को। अब आते हैं स्क्रिप्ट्स पर। काफ़ी सारी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट जो हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई हैं और ये एक बार में नहीं हुआ था। दिस चेंज हैपेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जांपल हम लेटर ए लेते हैं और देखते हैं कि अलग अलग स्क्रिप्ट में उसको कैसे लिखा जाता था। अर्ली ब्राह्मी में कैसे लिखा जाता था, फिर हिंदी, बंगाली, मलयालम एंड तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप हुई हैं। एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। Somewhat before the time of the Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. आज से करीब 2400 साल पहले, मौर्यन एम्पायर के टाइम से पहले चाइनीज सिविलाइजेशन के एम्परर्स ने बनानी शुरू करी द ग्रेट वॉल। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पैस्टोरल पीपल। चाइनीज सिविलाइजेशन के जो नॉर्दर्न फ्रंटियर रहे हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न बाउंड्री रही है, वहाँ पर हमेशा से इन्वेजन्स होते आए हैं। पैस्टोरल पीपल यानी कि जिन लोगों को नोमैडिक लोग कहा जाता था, जो जानवर पालते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। उन लोगों के जो ग्रुप्स थे वो हमेशा से इन्वेड करते रहे चाइनीज सिविलाइजेशन के नॉर्दर्न पार्ट में। इस वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाना शुरू किया गया आज से 2400 साल पहले। Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. इस वॉल को बढ़ाते रहा गया करीब 2000 साल तक क्योंकि फ्रंटियर शिफ्ट होता रहा। The wall is about 6400 kilometer long and is made of stone and brick with a road along the top. ये वॉल करीब 6400 किलोमीटर लंबी है। इसे पत्थर और ईंटों से बनाया गया है और इसके ऊपर रोड भी है। Several thousand people worked to build the wall. हज़ारों लोगों ने मेहनत करी तब जाकर ये वॉल बन पाई। There are watch towers all along at distance of about 100 to 200 meter. ये बहुत लंबी वॉल है और इसकी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, इसलिए उस पूरी वॉल पर जगह जगह पर वॉच टावर बने हैं, करीब हर 100-200 मीटर के गैप पर। With this we complete our 7th chapter of history, अशोक the emperor who gave up war. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।